दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो के दौरान हम लोग टोटल रिवीजन करने वाले हैं अबाउट बिजनेस कॉम्बिनेशन, कंसोलिडेशन, एसोसिएट्स, जॉइंट वेंचर्स, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये पूरा वीडियो वापस एक बार बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए है जो लोगों ने इससे पहले एक बार ये पूरा पढ़ रखा है। तो हम माइंड मैपिंग में पूरा रिवाइज कर रहे हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। अगर आपने इससे पहले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, आप ये वीडियो देख के सोच रहे हैं कि चलो एक बार का अपने को पता चल जाएगा, पॉसिबल नहीं है। ये वीडियो उसके लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो सिर्फ आप अगर पढ़ चुके हैं तो रिवाइज कर लीजिए, ताकि इनमें से अगर कोई पॉइंट छूट भी गया होगा तो साथ साथ में वो भी आप लोगों का मतलब आप लोग फिर उसे सर्च करके वो भी चीज़ पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन आते रहे। आने वाले दिनों में कुछ और ऐसे टोटल रिकॉल के वीडियोस में डालने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशंस पूरा का पूरा कवर करेंगे। चलिए आइए समझते हैं। तो बिजनेस कॉम्बिनेशंस के अंदर में सबसे पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 में आपको एक फॉर्मूला दिया गया, परचेज कंसिडरेशन प्लस एनसीआई माइनस नेट एसेट्स इज इक्वल टू गुडविल या बार्गेन परचेज होता है। पहला पीसी। पीसी कैसे निकालते हैं? हमने सामने वाले के एंटिटी के शेयर्स लेके अपने शेयर्स दे दिए, तो अपने शेयर्स का उस दिन फेयर वैल्यू क्या था वो बेसिस पे पीसी निकलेगा। पहला पॉइंट, आपने जो शेयर्स दिए उसके बेसिस पे। हो सकता है आपने कैश दिया होगा तो कितना कैश दिया। तीसरा, आप डेफर्ड कंसिडरेशन दे रहे हैं, मतलब आप बोल रहे हैं कि मैं कमिट करता हूं कि मैं फ्यूचर में आपको पेमेंट करूंगा। अगर आप ऐसा कमिटमेंट करते हैं तो क्या होगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू को हम लोग परचेज कंसिडरेशन मान लेंगे। चौथा, आपने सामने वाले को बोला अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मैं तुम्हें परचेज कंसिडरेशन दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अगर कोई कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो कंडीशंस क्या है? लेट्स से टर्नओवर का टारगेट अचीव करना है, ऐसा कुछ इसे बोलते हैं कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन। तो कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन का आज फेयर वैल्यू क्या है, वो फेयर वैल्यू के बेसिस पे कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन का पीसी का पार्ट बनेगा, ठीक है। अगर आपने कंपनी के प्रमोटर्स को किसी प्रकार का कोई पेमेंट किया है जो कि अनकंडीशनल यानी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, सीधा सीधा आपने पेमेंट कर दिया, तो वो भी पीसी का पार्ट माना जाएगा। पर अगर वो कंडीशनल है तो वो पीसी का पार्ट नहीं माना जाएगा, फिर वो इंड एस 19 का पार्ट माना जाएगा, क्योंकि प्रमोटर आर एज गुड एज एम्प्लॉइज। सिक्स्थ वाला, अगर कंपनी ने सब्सिडियरी के एम्प्लॉइज को सब्सिडियरी ने अगर किसी प्रकार का कोई ईसॉप दे के रखा था और आप उस ईसॉप को रिप्लेस करके अपना ईसॉप दे रहे हैं, उस ईसॉप को टर्मिनेट करके खुद का ईसॉप दे रहे हैं, तो ऐसे में आप अकाउंटिंग उसकी किस तरह से करेंगे? आप उसकी अकाउंटिंग करेंगे यानी इट विल बी अ पार्ट ऑफ पीसी। और उसका वैल्यूएशन कैसे होगा? जिस दिन आपने रिप्लेस किया उस दिन उस सब्सी के ईसॉप का फेयर वैल्यू क्या था, आपका नहीं, सब्सी के ईसॉप का फेयर वैल्यू क्या था, मल्टीप्लाइड बाय, जैसे 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है उसमें से 2 साल हो चुके हैं, 5 साल का वेस्टिंग पीरियड है उसमें से 2 साल हो चुके हैं, पीरियड रेंडर्ड पीआर वो हो गया आपका 2 साल, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 5 साल। और हो सकता है कि आपने वेस्टिंग पीरियड रिवाइज कर दिया, 2 साल हो चुके थे, 3 साल बचे थे, आपने बोला नहीं 4 साल सर्विस देना पड़ेगा, 4 साल सर्विस देना पड़ेगा, तो इसे बोलेंगे रिवाइज वेस्टिंग पीरियड। 4 साल प्लस पीरियड रेंडर्ड 2 साल पहले का 6 साल, यानी ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड 5 साल था, आपने उसको टोटल 6 साल कर दिया क्यूमुलेट करके, तो 5 साल और 6 साल विचएवर इज हायर, 5 और 6 विचएवर इज हायर वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो फेयर वैल्यू ऑफ सब्सी का ईसॉप मल्टीप्लाइड बाय पीरियड द सर्विस इज रेंडर्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड प्लस द पीरियड दैट हैज बीन रेंडर्ड विचएवर इज हायर, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पीसी का पार्ट। अगर आप इसे रिप्लेस नहीं करते हैं, ये कहानी बाद में देख लेंगे जब हम लोग नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के अंदर में पढ़ेंगे। हमने जो भी चीज़ें पढ़ी इनमें से कुछ चीज़ों का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी आएगा। जैसे तीसरा वाला था डेफर्ड पेमेंट, तो डेफर्ड अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप इसका पेमेंट फ्यूचर में देंगे, बराबर है। तो आपने डिस्काउंट कर दिया, तो डिस्काउंट एलिमेंट को हम क्या मानेंगे? इंटरेस्ट मानेंगे, इंटरेस्ट विल बी चार्ज टू पीएल, तो वो उनका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन हो गया। कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन 2 प्रकार की हो सकती है, या तो आपने फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने का वादा किया, या वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर देने का वादा किया, या कैश देने का वादा किया। अगर आपने फिक्स नंबर ऑफ शेयर देने का वादा किया है तो इट विल बी अकाउंटेड एज इक्विटी ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन, और हमने 109 के रिवीजन के समय मैंने आपको बताया था इक्विटी का सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट चेंजेस कुछ भी नहीं आएंगे। फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, नो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। अगर कॉन्टीजेंट कंसिडरेशन देना पड़ा तो उतने ही शेयर्स आपके शेयर कैपिटल में चले जाएंगे, वो जो इक्विटी कंपोनेंट आपने ये जो फेयर वैल्यू मेजर किया था यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपने इसकी अकाउंटिंग नहीं किया था, और अगर आपको शेयर्स नहीं देना पड़ा तो वो रिटेन अर्निंग अदर इक्विटी में ट्रांसफर हो जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा। अदर देन दैट, अगर आप वेरिएबल नंबर ऑफ शेयर दे रहे हैं या कैश दे रहे हैं तो इट विल बी अकाउंटेड एज लायबिलिटी। हर रिपोर्टिंग डेट पे, हर क्वार्टर एंड पे जो भी आप बोलेंगे आप उसकी फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। फेयर वैल्यू ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट विल बी डिटरमाइन, और जो भी डिफरेंस आ रहा है आपका ओरिजिनल जब आपने रिकॉग्नाइज किया था पीसी में और जो अभी आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, इसका डिफरेंस पूरा पीएल में जाएगा। ध्यान रखिए पीएल के अंदर में जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अबाउट ईसॉप आपने रिप्लेस किया, आपने रिप्लेस कर दिया, आपने खुद के शेयर दे दिया, अब आपने उसकी अकाउंटिंग कर लिया अपने बुक्स में एज ईसॉप। अब इसका सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग किस तरह से होगा? सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग इज कवर्ड बाय इंड एस 102 नॉट 103। सब्सिक्वेंट अकाउंटिंग इज कवर्ड बाय इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102 कैसे अकाउंटिंग करने बोलेगा? 102 अकाउंटिंग करने बोलेगा कि अब आपने जो रिप्लेस किया है ईसॉप उसकी फेयर वैल्यू क्या है, होल्डिंग कंपनी के जो शेयर दिए ना आपने उसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो फेयर वैल्यू ऑफ होल्डिंग कंपनी ईसॉप, फेयर वैल्यू ऑफ होल्डिंग कंपनी ईसॉप माइनस ये जो आपने अमाउंट निकाला था,
ये जो आप लोगों ने अमाउंट निकाला था ना, ये वाला जो भी आपने अमाउंट निकाला है, ये पूरा का पूरा अमाउंट वहाँ पे माइनस करना है। मैंने वहाँ पे 3 लिख दिया, वो 3 नहीं है, वो 6 है। एक मिनट, इसे आप लोग ज़रा सा चार्ट में चेंज कर दीजिएगा। दिस इज 6, दिस इज 6, ये थोड़ा सा नंबर चेंज कर दीजिएगा। -6 जो आपका अमाउंट आएगा उसे रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड हमने 4 साल कर दिया था, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो 4 साल में हम उसको अमोर्टाइज करेंगे, 4 साल में हम उसे अमोर्टाइज करेंगे, ठीक है। सो दैट विल बी द सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। चलिए, सो दिस इज व्हाट मेक्स परचेज कंसिडरेशन। इसके बाद में व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज नेट एसेट्स। हम नेट एसेट्स डिटरमाइन करेंगे। देखिए नेट एसेट्स कैसे निकलते हैं, हमने जो एंटिटी को टेक ओवर किया उसके सारे एसेट्स को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है, एसेट्स और लायबिलिटीज हो सबको फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। इसके अलावा ये स्टैंडर्ड आपको बोलेगा कि जो उनकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज है, उनका कोई कोर्ट केस पेंडिंग है और उनको लग रहा है वो जीत जाएंगे, माना जीत जाएंगे, आप उनकी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन कीजिए और उसकी अकाउंटिंग कीजिए। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी विल बी नाउ अकाउंटेड एज अ लायबिलिटी, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी विल बी अकाउंटेड एज अ लायबिलिटी। पॉइंट नंबर 2, अगर वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी को इंडेमनीफाई कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं अगर ये लायबिलिटी आई तो हम आपको रिपे करेंगे, तो दैट इज नोन एज इंडेमनिफिकेशन एसेट। सपोज कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी 5 लाख की है और वो लोग इंडेमनीफाई करके दे रहे हैं 4 लाख से, तो हम 4 लाख के पूरे इंडेमनिफिकेशन एसेट की अकाउंटिंग करेंगे, क्योंकि 5 लाख की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी की भी अकाउंटिंग हुई है। सपोज 5 लाख रुपए की कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी के अगेंस्ट इंडेमनिफिकेशन एसेट भी 5 लाख है, तो पूरा 5 लाख रिकॉग्नाइज कर दीजिए। हाउएवर इंडेमनिफिकेशन एसेट इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, यानी 5 लाख आया और इंडेमनीफाई आप 6 लाख से कर रहे हैं, तो भी हम इंडेमनिफिकेशन एसेट की 5 लाख पे ही अकाउंटिंग करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 3 में ये 1, 2, 3 में हमने जो भी निकाला, इन सब पे फेयर वैल्यूड और कैरिंग अमाउंट के जो डिफरेंसेस है उन पे डेफर्ड टैक्सेस निकाले जाएंगे, ठीक है। तो डेफर्ड टैक्सेस कैसे आते हैं, बहुत सिंपल सा रूल है, व्हेनेवर एसेट साइड फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वाइस वर्सा डेफर्ड टैक्स एसेट। लायबिलिटी साइड फेयर वैल्यू इज मोर देन कैरिंग अमाउंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, वाइस वर्सा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो इसका जो डेफर्ड टैक्स निकल रहा है, उसका डेफर्ड टैक्स का पूरा मतलब आप वैल्यूएशन गुडविल बार्गेन परचेस में नेट एसेट वैल्यूएशन के लिए कंसीडर करेंगे। हाउएवर डेफर्ड टैक्स विल नॉट बी कैलकुलेटेड ऑन गुडविल और बार्गेन परचेस। एक बार का तो यही रूल ध्यान में रखिए, ठीक है। अगर गुडविल बार्गेन परचेस का इनकम टैक्स में किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं है या टैक्सेबिलिटी नहीं है। चलिए, एसेट्स दैट आर हेल्ड फॉर सेल आर कवर्ड बाय इंड AS 105, उसका अकाउंटिंग फेयर वैल्यू पे नहीं होगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे होगा, ठीक है। इसके अलावा इंटेंजिबल एसेट जो सामने वाले की बुक्स में नहीं दिख रहे थे, हम पर है, उनके एग्जिस्ट करते हैं, कंट्रोल है उनके ऊपर, ऐसे इंटेंजिबल एसेट्स को भी हम हमारे बुक्स में फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे। इट कैन बी ब्रांड, इट कैन बी कस्टमर रिलेशनशिप्स। सो दैट इज हाउ द नेट एसेट्स आर डिटरमाइंड, ठीक है। जितने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है, बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने सारे पॉइंट्स कवर नहीं किए, जितने जरूरी है हम बस उतने कवर कर रहे हैं। इसके बाद में हमने बोला था पीसी प्लस एनसीआई माइनस एनए। एनसीआई कैसे निकलेगा, एनसीआई वैल्यू करने के 2 तरीके हैं। एक, आपने ऊपर फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स निकाला यहाँ तक 6 पॉइंट्स पे, ये 6 पॉइंट्स पे आपने जो फेयर वैल्यू निकाला है उसमें एनसीआई कितना है, जैसे सपोज आपने 80% शेयर लिए तो उनका 20% राइट है, तो 20% ऑफ व्हाटएवर फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। अनदर मेथड कुड बी, अच्छा इसमें गुडविल नहीं लेने का, अनदर मेथड कुड बी, आपको मार्केट प्राइस पता है सब्सी के शेयर का, आपको ये पता है एनसीआई के पास शेयर्स कितने हैं, 1 लाख में से 80,000 शेयर हमने खरीदे, उनके 20,000 है, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ सब्सी। तो ऐसे 2 मेथड्स बनते हैं। फेयर वैल्यू मेथड को हम लोग फुल गुडविल मेथड भी बोलते हैं, टोटल गुडविल मेथड भी बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट वाले को पार्शियल गुडविल मेथड बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गुडविल से होल्डिंग कंपनी का है। आपने एनसीआई में गुडविल, नेट एसेट्स में गुडविल लिया ही नहीं जब आप एनसीआई का वैल्यू डिटरमाइन कर रहे थे, गुडविल वाज नॉट कंसीडर्ड, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कवर्ड ओवर हियर, ठीक है। यहाँ तक एनसीआई में एक और एक चीज आएगी, अगर आपने ईसॉप को रिप्लेस नहीं किया है तो ये देखिए सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, अगर आपने ईसॉप को रिप्लेस नहीं किया, आपने ईसॉप को रिप्लेस नहीं किया, सब्सी का ईसॉप एसेट्स चल रहा है, तो आपको पता है आपकी शेयर होल्डिंग कम होगी, आपकी शेयर होल्डिंग कम होगी तो सब्सी का ईसॉप एनसीआई में अकाउंट होगा। कितने पे अकाउंट होगा? सेम अमाउंट। फेयर वैल्यू सब्सी का हमने जिस दिन सब्सी को अक्वायर किया उस दिन की फेयर वैल्यू क्या है उस ईसॉप की, मल्टीप्लाइड बाय पीरियड रेंडर्ड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वेस्टिंग पीरियड और रिवाइज वेस्टिंग पीरियड प्लस पीरियड रेंडर्ड व्हिचएवर इज हायर, ठीक है। सो इट विल बी अकाउंटेड अंडर एनसीआई। चलिए, हो सकता है 7th पॉइंट एक और एक जो पीसी का पार्ट हो सकता है हम लोगों ने स्किप कर दिया बेसिकली, कि हमारे पास सब्सी के शेयर्स पहले से पड़े थे, हमारे पास सब्सी के शेयर्स पहले से पड़े थे ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल जिस दिन हमारे पास आया, सब्सिक्वेंटली शेयर्स खरीदते समय कंट्रोल आ गया, पहले 10% होंगे लेट्स से, तो आप इन शेयर्स को ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और इसे भी पीसी का पार्ट मान लेंगे। फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे और इसे भी पीसी का पार्ट मान लेंगे। हो सकता है पहले आपने इसकी अकाउंटिंग एफईटीपीएल की थी, तो अब आप जो फेयर वैल्यू ढूंढ रहे हैं डिफरेंस को पीएल में डाल दीजिए। हो सकता है आपने पहले इसकी अकाउंटिंग एफईओसीआई की थी, पहले 10% ही शेयर्स थे, हम एफईओसीआई अकाउंट कर रहे थे, अब हमारा यहाँ कंट्रोल आ गया इस एंटिटी पे, तो फेयर वैल्यू पे मेजर करेंगे, डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो जो डिफरेंस आएगा उसको कहाँ डालना है, एफईओसीआई अकाउंट कर रहे थे तो ओसीआई में डाल देंगे, एंड दिस ओसीआई विल बी ट्रांसफर्ड टू रिटेन अर्निंग, दिस आइटम नॉट रिक्लासिफाइड टू पीएल, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे आर ट्रांसफर्ड टू अदर इक्विटी रिटेन अर्निंग्स।
अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट पीएल में जाएगा, हाउएवर ट्रांजैक्शन कॉस्ट इज रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर्स, वो अदर इक्विटी में जाएगा, इशू ऑफ शेयर्स वो अदर इक्विटी में जाएगा। आई होप यहां तक के क्लियर है। चलिए, सब्सिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू का एक कंसेप्ट ध्यान में रखिए कि हो सकता है कि जिस दिन हमने अक्वायर किया हमने जल्दी जल्दी में फेयर वैल्यू ऑफ आर शेयर्स, फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट डिटरमाइन कर लिया। अब आने वाले 12 महीने तक के स्टैंडर्ड अलाउ करता है कि आपने उस दिन का ओरिजिनल यानी एक्चुअल क्या फेयर वैल्यू होना चाहिए था शेयर्स का, नेट एसेट्स का, आप डिटरमाइन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटरमाइन कर लीजिए और चेंजेस कर दीजिए और उन चेंजेस को गुडविल बार्गेन परचेस में एडजस्ट कर दीजिए। ये फेयर वैल्यू उसी दिन की होनी चाहिए एक्विजिशन डेट, उसके बाद के चेंजेस का एडजस्टमेंट गुडविल बार्गेन परचेस में नहीं होगा, उसके बाद का एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो ये रेड वाली लाइन पूरी की पूरी उसी बात को कवर करती है। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस वाज व्हाट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 103 वाज। एक बार आपने किसी एंटिटी को अक्वायर कर लिया, मतलब कि आपकी एंटिटी में एटलीस्ट एक सब्सी आ गई, तो उसके बाद से अब आप 2 बैलेंस शीट्स बनाते हैं हमेशा। आपकी सब्सिडी है, आपके पास एसोसिएट है, आपके पास जेवी है, आप 3 बैलेंस शीट्स बनाएंगे, सॉरी दो बैलेंस शीट बनाएंगे। एक को बोलते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरे को बोलते हैं कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकी अकाउंटिंग कैसे करना है, इंड AS 27 बताएगा। कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकी अकाउंटिंग कैसे करना है वो इंड AS 110, 28 और 111 बताएगा। चलिए इंड AS 27 देखते हैं। इंड AS 27 बोलता है कि अनलाइक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर, आपने इक्विटी एक्वायर किया है, आपको FVOCI FVTPL अकाउंटिंग बताई गई है वहां। सो अनलाइक दैट चैप्टर, इन्वेस्टमेंट इन सबसी एसोसिएट जेवी कैन बी अकाउंटेड एट कॉस्ट, कैन बी अकाउंटेड एट कॉस्ट। जिस दिन आप इस सबसी जेवी एसोसिएट को बेचने निकाल देंगे, दिस इन्वेस्टमेंट विल बी रिक्लासिफाइड टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 105 एज हेल्ड फॉर सेल, यानी कॉस्ट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल व्हिचएवर इज लोअर पे, इसकी हम अकाउंटिंग करना शुरू कर देंगे जिस दिन बेचने निकाल दिया। या आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो फेयर वैल्यू क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, आपको फेयर वैल्यू अकाउंटिंग भी अलाउड है, ठीक है। तो फेयर वैल्यू अकाउंटिंग इज जनरली FVOCI है, हम FVTPL नहीं करते हैं, फेयर वैल्यूज FVOCI अकाउंटिंग, ठीक है। दोनों ही केसेस में जो डिविडेंड आ रहा है वो PL के अंदर में जा रहा है, दोनों ही केसेस में अगर कुछ भी डिविडेंड मिल रहा है तो डिविडेंड PL के अंदर में ही जाता है। क्या मैं एक से दूसरे की तरफ शिफ्ट कर सकता हूँ? द आंसर इज नो। वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कहलाता है। अगर एक सब्सी एक मेथड पे है तो सारी सब्सी उसी मेथड पे होगी, एक एसोसिएट एक मेथड पे है तो सारी एसोसिएट्स उसी मेथड पे होगी। सब्सी पे दूसरा मेथड, एसोसिएट पे दूसरा मेथड लगा सकते हैं, सेम क्लास ऑफ एसेट सेम मेथड, ये बात ध्यान में रखेंगे। आई थिंक मैंने चार्ट में कवर नहीं किया ये बात। चलिए, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू द अबव रूल फॉर इन्वेस्टमेंट एंटिटीज। इन्वेस्टमेंट एंटिटीज को वैसे भी एक्सेप्शन मिलेगा कंसोलिडेशन से, तो अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी है और कंसोलिडेशन से एक्सेप्शन लेके बैठी है तो FVTPL अकाउंटिंग कर ले, FVTPL अकाउंटिंग कर ले, उनको कॉस्ट मेथड पे अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले हम नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी थे, अब हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गए, तो क्या होगा? पहले अगर आप फेयर वैल्यू में मेजर कर रहे थे, अब आप फेयर वैल्यू पे कंटिन्यू करना चाहते हैं, कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फेयर वैल्यू से रिलेटेड रिजर्व पड़ा है, ठीक है, फेयर वैल्यू रिजर्व, उसको अदर इक्विटी में ट्रांसफर कर दीजिए, अदर इक्विटी PL के अंदर में ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट अब से FVTPL होंगे। हम पहले कॉस्ट पे मेजर कर रहे थे, अब हम फेयर वैल्यू पे मेजर करना चाहते हैं, कीजिए ना रीमेजर। अब फेयर वैल्यू डिटरमाइन कर लीजिए और जो भी डिफरेंस है उसको PL में डाल दीजिए, कॉस्ट वाले में PL, फेयर वैल्यू वाले में अदर इक्विटी। चलिए, हो सकता है पहले हम इन्वेस्टमेंट एंटिटी थे, अब हम नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गए, तो ऐसे में क्या होगा? पहले आपने क्या लगाया? कॉस्ट मेथड, सपोज नहीं, सॉरी पहले नहीं, पहले तो एक ही मेथड था FVTPL, अब आप कॉस्ट मेथड लगाना चाहते हैं। तो जिस दिन हमने रिक्लासिफाई किया नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, जिस दिन हम बन गए, जिस दिन हम नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी बन गए, उस दिन का फेयर वैल्यू इज डीम्ड टू बी कॉस्ट, इज डीम्ड टू बी कॉस्ट अगर हम कॉस्ट मेथड लगाना चाहते हैं। और अगर हम फेयर वैल्यू मेथड लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंटिन्यू कीजिए ओल्ड मेथड, यानी FVTPL अकाउंटिंग कंटिन्यू कीजिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। आई होप इट इज क्लियर। सो दिस इज व्हाट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 इज ऑल अबाउट। अब हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेशन की। कंसोलिडेशन में इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 इज फॉर सब्सिडियरी। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 के अंदर में पहली बात, आपको कंसोलिडेशन अगर नहीं करना है तो आप मत कीजिए, प्रोवाइडेड देयर आर 4 कंडीशंस। बेसिकली हम यहाँ 3 लिखा है मैंने, वो एक तरह से 4 है। इनमें से कोई, मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। पहला, आपके ऊपर कोई तो होल्डिंग कंपनी होना चाहिए जो कंसोलिडेशन कर रही है। दूसरा, आपकी डेट या इक्विटी लिस्टेड नहीं है। तीसरा, नॉट इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड भी है, तो मैंने 2 पॉइंट एक साथ लिख दिए। चौथा, जो NCI है, भाई मेरी कंपनी के ऊपर में एक होल्डिंग कंपनी और एक NCI 2 हो सकते हैं, तो NCI को किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। NCI बोलती है हाँ ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप नहीं भी बना रहे हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो इफ ऑल द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, मुझे कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैंने इन्वेस्टमेंट एंटिटी आपको बोला था, कंसोलिडेशन करने की जरूरत नहीं होती है। हाउएवर, इन्वेस्टमेंट एंटिटी कंसोलिडेट्स अदर इन्वेस्टमेंट एंटिटी। अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने दूसरे इन्वेस्टमेंट एंटिटी में इन्वेस्ट करके रखा है तो कंसोलिडेट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट एंटिटी ने नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी में इन्वेस्ट करके रखा है, जो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी उनको सर्विस दे रही है, जो नॉन इन्वेस्टमेंट एंटिटी उनको सर्विस दे रही है, तो फिर कंसोलिडेशन इज कंपलसरी। कैसे होगा कंसोलिडेशन? तो देखिए, आपने जिस दिन एंटिटी को अक्वायर किया था उसके बाद के उस एंटिटी ने कितने प्रॉफिट्स कमाए, आप वो प्रॉफिट को डिटरमाइन कर लीजिए। अगर कोई डिविडेंड उसके बाद दिया गया तो डिविडेंड माइनस कर दीजिए। आप में से कई लोग मुझे सवाल पूछते रहते हैं, माइनस कर दीजिए।
ठीक है। अब हो सकता है जिस दिन हमने अक्वायर किया उस दिन हमने जो पीपी अक्वायर किया था वो हमने फेयर वैल्यू पे अक्वायर किया था, तो देयर इज अ डिफरेंस, कॉस्ट उनका कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू के बीच में देयर इज अ डिफरेंस। अगर ज़्यादा पे अक्वायर किया तो देयर कैन बी एडिशनल डेप्रिसिएशन, डिटरमाइन कीजिए। पीपी वॉज अक्वायर्ड ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन अबव द कैरिंग अमाउंट, देन एडिशनल डेप्रिसिएशन ले लीजिए इस अमाउंट के ऊपर में। अगर कम पे अक्वायर किया था तो एक्सेस डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दीजिए, वाइस वर्सा कहानी। ठीक है, जिस दिन हमने अक्वायर किया था उस दिन एंटिटी के पास में कोई इन्वेंट्री हो सकती है, कोई ट्रेड रिसीवेबल्स हो सकते हैं। आप डिटरमाइन कर लीजिए कि वो जो इन्वेंट्री है उनके पास में, उनके पास जो ट्रेड रिसीवेबल्स वगैरह जो भी थे उस दिन ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, उसके बाद क्या हमने उनको बेच दिया। अगर हमने बेच दिया तो इन्वेंट्री 1 लाख की ली थी, 1,10,000 रुपये वैल्यू हो गई, सॉरी 1 लाख कैरिंग अमाउंट थी, 1,10,000 फेयर वैल्यू थी, 1 लाख में ली थी, 1,10,000 रुपये फेयर वैल्यू थी। क्या आपने इन्वेंट्री को बेच दिया, 10,000 रुपये से प्रॉफिट को कम कर दीजिए, सब्सिडी के प्रॉफिट को कम कर दीजिए। 1 लाख थी, 90,000 में लिया था, बेच दिया तो 10,000 रुपये से प्रॉफिट को बढ़ा दीजिए। ट्रेड रिसीवेबल सेम स्टोरी, ट्रेड पेबल अपोजिट स्टोरी, ट्रेड पेबल्स अपोजिट स्टोरी। ठीक है, इफ इन्वेंट्री वाज अक्वायर्ड ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन अबव कैरिंग अमाउंट एंड नाउ सेटल्ड बिफोर रिपोर्टिंग डेट, सच एक्सेस शैल बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉफिट और वाइस वर्सा रूल, अपोजिट फॉर ट्रेड पेबल्स। ठीक है, पर अगर ये सेटल नहीं हुए हैं, अगर ये सेटल नहीं हुए हैं तो फिर प्रॉफिट्स के अंदर इसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट के आगे मैंने लिख के रखा है कि यही डिफरेंस है। जैसे 1 लाख रुपए की इन्वेंट्री 1,10,000 रुपये में ली, 10,000 रुपये से आप इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा देंगे, इन्वेंट्री की वैल्यू को, प्रॉफिट का कोई लेना देना नहीं। 90,000 में ली थी तो इन्वेंट्री की वैल्यू को 10,000 से कम कर देंगे, वाइस वर्सा फॉर ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अब देखिए हो सकता है होल्डिंग ने सब्सी को गुड्स बेचे हैं, सब्सी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे हैं, दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट। फोर्थ वाला पॉइंट बता रहा है सब्सी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे थे और होल्डिंग के पास अभी भी स्टॉक में गुड्स पड़े हैं, होल्डिंग के पास अगर स्टॉक में पड़े हैं तभी ये एडजस्टमेंट हो रहा है। ठीक है, तो सब्सी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे थे, प्रॉफिट कमाया था, सब्सी के पास अभी भी इसमें से कुछ परसेंटेज के गुड्स पड़े हुए हैं, तो ये जो अनरियलाइज प्रॉफिट है, जैसे कि सब्सी ने 1 लाख रुपए के गुड्स 1,10,000 रुपये में बेचे थे तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट रिवर्स कर दीजिए। हाउएवर इसमें से सिर्फ 50% गुड्स रह गए, इसमें सिर्फ 50% स्टॉक में रह गए, तो 50% प्रॉफिट 5,000 रुपये को माइनस कर दीजिए। इफ सब्सी सेल्ड गुड्स टू होल्डिंग कंपनी एंड स्टॉक इज अनसोल्ड, एलिमिनेट द अनरियलाइज प्रॉफिट, एलिमिनेट द अनरियलाइज प्रॉफिट। ठीक है, अब आपका पूरा प्रॉफिट आ गया, इस प्रॉफिट को स्प्लिट कर दीजिए होल्डिंग कंपनी एनसीआई में, होल्डिंग का प्रॉफिट कंसो पीएल में डाल दीजिए, एनसीआई का प्रॉफिट एनसीआई में ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, होल्डिंग कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज में सब्सी के एसेट लायबिलिटीज को ऐड कर दीजिए, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन एक्सेस डेप्रिसिएशन था, एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस कर दीजिए, एक्सेस ऐड बैक कर दीजिए, जो फेयर वैल्यू चेंजेस थे उनको भी ऐड बैक कर दीजिए। तो ये देखिए वो इन्वेंट्री वाला पॉइंट अगर अक्वायर किया तो और अभी तक के अनसेटल्ड है तो फेयर वैल्यू चेंजेस का एडजस्टमेंट करना है। इन्वेंट्री 1,10,000 वाला जो मैंने पॉइंट बोला था। अगर होल्डिंग कंपनी सब्सी को गुड्स बेचती है तो वो मतलब पॉइंट मैंने ऊपर नहीं बताया, यहाँ पे देख रहे हैं, अगर होल्डिंग सब्सी को गुड्स बेच रही है, 1 लाख के गुड्स 1,10,000 में बेचे, 10,000 रुपये का प्रॉफिट कंसो पीएल से माइनस कीजिए, कंसो पीएल अपोर्शनमेंट नहीं हो रहा है, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स। ऊपर वाले पॉइंट में होल्डिंग सब्सी में, होल्डिंग एनसीआई में अपोर्शनमेंट हुआ प्रॉफिट का, इसका पूरा अनरियलाइज प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी के कंसो पीएल में से माइनस हो रहा है, एनसीआई को कुछ नहीं जा रहा, एनसीआई को कुछ नहीं जा रहा, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो 1 लाख रुपए के गुड्स आपने 1,10,000 रुपये में बेचे थे, 10,000 रुपये कंसो पीएल से माइनस कर दीजिए, उसके बाद सिर्फ 40% गुड्स रह गए, तो 10,000 रुपये का 40% 4,000 रुपये माइनस कर दीजिए। ठीक है, अगर कोई इंटर कंपनी हुई है, होल्डिंग को सब्सी को कुछ पैसे देना है, सब्सी को होल्डिंग को कुछ पैसे देना है, वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए उनको, एलिमिनेट कर दीजिए इन्वेस्टमेंट इन सब्सी जो होल्डिंग कंपनी के बुक्स में दिख रही है, शेयर कैपिटल जो दिख रहा है कंसो बैलेंस शीट में उसमें से होल्डिंग कंपनी का बैलेंस दिखेगा, सब्सी का नहीं दिखेगा। गुडविल बार्गेन परचेज जो भी निकला था इंडिया 103 के हिसाब से आप उसको भी इंक्लूड कर दीजिए और एनसीआई को भी अदर इक्विटी के नीचे दिखा दीजिए अलॉन्ग विद उनका प्रॉफिट का शेयर। तो इतने स्टेप्स अगर आप कर लेते हैं तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 कहीं ना कहीं हम लोगों का हो जाता है खत्म। इसमें कुछ और पॉइंट्स हैं, अगर आपने शेयर्स बेच दिए हैं सब्सी के तो क्या होगा, अगर मैंने सब्सी के शेयर्स बेच दिए हैं तो क्या होगा, इससे दो चीज़ होगी, या तो कंट्रोल चला गया या कंट्रोल है। अगर कंट्रोल चला गया तो सब्सी के जितने भी नेट एसेट्स अपने बुक्स में दिख रहे थे एलिमिनेट कीजिए, क्रेडिट। सब्सी के जो भी एनसीआई हमारे बुक्स में दिख रहा था उसको एलिमिनेट कीजिए, डेबिट। तो एलिमिनेट एनसीआई, एलिमिनेट सब्सी के नेट एसेट। गुडविल बार्गेन परचेज जो दिख रहा था उसको भी एलिमिनेट कीजिए, गुडविल था तो क्रेडिट कीजिए, बार्गेन परचेज था तो डेबिट कर दीजिए, पैसे मिले होंगे बेच के डेबिट कर दीजिए। कुछ शेयर्स अभी भी हमारे पास होंगे, हो सकता है कि कुछ शेयर सब्सी के अभी भी हमारे पास होंगे, डेबिट कर दीजिए। उस इन्वेस्टमेंट्स को डिटरमाइन कीजिए, जिस दिन कंट्रोल गया उस दिन उनकी फेयर वैल्यू क्या थी, डिटरमाइन कीजिए उनकी फेयर वैल्यू क्या थी, वो फेयर वैल्यू को इन्वेस्टमेंट्स को हम दिखाएंगे। बैलेंसिंग फिगर गोज टू पीएल इन 6th पॉइंट। सपोज कीजिए कि कंट्रोल नहीं गया है, कंट्रोल नहीं गया है, शेयर्स बेचे कंट्रोल नहीं गया है, डेबिट कैश रिसीव्ड। अब कंट्रोल नहीं गया है तो ये बोलता है क्रेडिट एनसीआई होगा, क्योंकि हमने जो शेयर्स बेचे वो एनसीआई को बेचा, पर एनसीआई जितने पैसे मिले उतने पे क्रेडिट नहीं होगा। एनसीआई कितने पे होगा, आप जिस दिन ये सब्सी को बेच रहे हैं उस दिन आप नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू निकालिए, फेयर वैल्यू नहीं, नेट एसेट जो हमारे बुक्स में दिख रहे हैं उसकी वैल्यू निकालिए। हमारे बुक्स में जो नेट एसेट्स दिख रहे हैं, जो भी हमारे बुक्स में नेट एसेट दिख रहे हैं अलॉन्ग विद गुडविल, अलॉन्ग विद गुडविल कितने दिख रहे हैं वो निकाल लीजिए। आपने 10% स्टेक बेचा तो वो नेट एसेट्स का 10% वैल्यू कितना है, उतने से एनसीआई इंक्रीज कर दीजिए, उतने से एनसीआई को इंक्रीज कर दीजिए। डिफरेंस अदर इक्विटी में जाएगा, पीएल में नहीं जाएगा, ध्यान रखिए दोनों के बीच में डिफरेंस है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। सपोज कीजिए कि हमने फर्दर शेयर अक्वायर किए, कंट्रोल तो पहले से था,
इसलिए इंडिया 110 लग रहा है, हमने और शेयर्स अक्वायर कर लिए 10% लेट से, तो एनसीआई उतने से कम हो गया। तो कैश जो हमने दिया क्रेडिट, डेबिट एनसीआई कितने से डेबिट करेंगे, सपोज 20% एनसीआई 2000 दिख रहा है, 20% एनसीआई 2000 दिख रहा है, हमने 10% ले लिया, तो 1000 से एनसीआई कम होगा, प्रोपोर्शनेट, नॉट इन प्रोपोर्शन टू एसेट्स, अनलाइक अबव नॉट इन प्रोपोर्शन टू एसेट्स। एनसीआई कितना दिख रहा है उतना प्रोपोर्शन से कम कर दीजिए, डेबिट एनसीआई प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ रिडक्शन, बैलेंस अदर इक्विटी में जाएगा, अदर इक्विटी में जाएगा, ये याद रखना है। सो दिस वाज व्हाट इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 इज ऑल अबाउट। तो अब हम लोग आते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 पहले इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28 पहले देखेंगे। 28, अगर किसी एंटिटी पे कंट्रोल नहीं है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, जनरली 20 to 50% के बीच में होता है, हाउएवर 20% ऑफ द डायरेक्टर्स हम अपॉइंट कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। तो एनीथिंग लाइक दैट इज कंसिडर्ड टू बी एसोसिएट, कंट्रोल नहीं है पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो एसोसिएट बन जाती है। आपको एग्जेम्पशन अवेलेबल है अगर आप कंसोलिडेशन नहीं करना चाहते, तो सेम एज कंसोलिडेशन जो हम लोगों ने देखा था, ठीक है। अब कंसो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेपरेट में कॉस्ट और फेयर वैल्यू दो मेथड थे, कंसो में आपको क्या दिखाना है, इक्विटी मेथड। व्हाट इज इक्विटी मेथड, ये मैंने पूरे के पूरे स्टेप्स लिखे हैं। पहला वाला इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट दिखाइए, ऑन द डेट जब ये अपनी एसोसिएट बनी, डिटरमाइन कीजिए उस दिन एसोसिएट के फेयर एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या थी। आपने 30% स्टेक खरीदा है लेट से, तो उसका 30% ले लीजिए। आपने कितने पैसे दिए, परचेज कंसिडरेशन माइनस उसका फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स का डिफरेंस। गुडविल होगा, ये गुडविल अकाउंट नहीं करना है, या बार्गेन परचेस होगा, अकाउंट नहीं करना है, सिर्फ डिस्क्लोजर में देना है, सिर्फ डिस्क्लोजर में देना है कि इतना गुडविल या बार्गेन परचेस है, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 2, डिटरमाइन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। एक बार आपने एसोसिएट को अक्वायर कर लिया, उसके बाद उसने कितना प्रॉफिट कमाया वो डिटरमाइन कर लीजिए, उस प्रॉफिट में डिडक्ट कर दीजिए। आपने अगर एसेट्स की फेयर वैल्यू ज़्यादा दिखाई थी, सेम एज कंसो, 1 लाख के फिक्स एसेट थे, 1,10,000 रुपये में अक्वायर किया था, उस पर एडिशनल डेप्रीसिएशन आएगा, वो एडिशनल डेप्रीसिएशन माइनस कीजिए, एक्सेस डेप्रीसिएशन है तो एड बैक कर दीजिए, ठीक है। अगर कोई प्रेफरेंस डिविडेंड है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, डिक्लेयर नहीं भी हुआ है तो भी माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट मिल गया, अब प्रॉफिट में आपका शेयर निकाल लीजिए, 30% मैंने बोला था, 30% ले लीजिए, 30% से आपके इन्वेस्टमेंट्स को इंक्रीज कर दीजिए। क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट डेबिट टू पीएल, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट टू डेबिट टू पीएल। हो सकता है इस दौरान डिविडेंड, आपको कोई डिविडेंड मिला होगा एसोसिएट से, पॉसिबल है, तो आपने अकाउंट किया होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड इनकम सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब जब कंसो कर रहे हैं, इक्विटी मेथड लगा रहे हैं, तो जो पीएल में गया था उसको इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में से रिड्यूस कर दीजिए। क्या, यानी सिर्फ डिविडेंड डिडक्ट करना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में से, ये याद रखना है, ठीक है। डिडक्ट डिविडेंड फ्रॉम एसोसिएट इफ एनी फॉर द ईयर, डिडक्ट कर देना है। क्यों डिडक्ट कर देना, उतना पैसा कैश में रियलाइज हो गया है इसीलिए। अब हो सकता है कि हमने एसोसिएट को गुड्स बेचो, ये पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे भी आती है, जैसे सब्सी केस में आती है, तो यहाँ पे हम अनरियलाइज प्रॉफिट पहले डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। हमने उनको बेचा या उन्होंने हमको बेचा, आइदर केस अनरियलाइज प्रॉफिट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, अनसोल्ड गुड्स ईयर एंड पे कितने थे, अनसोल्ड गुड्स ईयर एंड पे कितने थे, इंक्लूडिंग सच प्रॉफिट्स ऑब्वियसली, डिवाइडेड बाय टोटल सेल वैल्यू, मल्टीप्लाइड बाय कितना प्रॉफिट कमाया था, 1 लाख के गुड्स 1,10,000 रुपये में बेचे थे, ठीक है। सपोज पूरे के पूरे ईयर एंड, सपोज 40,000 के गुड्स पेंडिंग है, 40,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 इंटू 10,000 मल्टीप्लाइड बाय आपका शेयर इन एसोसिएट कितना है, लेट्स से 30%, तो ऊपर एक अनरियलाइज प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, लेट्स से 10,000 रुपये, मैंने ऊपर फॉर्मूला निकाल दिया, लेट्स से 1,000 रुपये। अब अगर आपने एसोसिएट को बेचा था, H2 एसोसिएट यानी आपने एसोसिएट को बेचा था, तो आप क्या करेंगे, आप अपने बुक्स में से सेल एलिमिनेट करेंगे, आपने कितना किया था, आपने COGS दिखाया होगा, COGS को क्रेडिट कर देंगे, जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपका इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट में चला जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट हो रहा है, ठीक है ना, मतलब रिड्यूस कर रहे हैं उसमें से उतना प्रॉफिट रिड्यूस कर दे रहे हैं। पर अगर उन्होंने आपको बेचा था तो ये गुड्स आपकी इन्वेंट्री में दिख रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, प्रॉफिट पीएल को उतने से डेबिट कर देंगे और इन्वेंट्री को उतने से क्रेडिट कर देंगे। नथिंग गोज इन इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, ठीक है। सपोज कीजिए इम्पेयर्ड सेल किया है आपने, यानी आपने कोई एसेट सेल किया जो एसेट ऑलरेडी आपकी बुक्स में इम्पेयर हो चुका था, तो ऐसे में आप अनरियलाइज प्रॉफिट कंसेप्ट के ऊपर या अनरियलाइज लॉस कंसेप्ट के ऊपर नहीं जाते, यहाँ लॉस की बात हो रही है, इसलिए लॉस आपके बुक्स में पूरा दिख जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला गया, अगर होल्डिंग एसोसिएट को अपनी कोई मशीनरी बेच रही है, ठीक है, होल्डिंग एसोसिएट को अपनी कोई मशीनरी बेच रही है, तो कितने पैसे मिले, बैंक डेबिट कर दो, एसेट आपके बुक से गया, कैरिंग अमाउंट का क्रेडिट कर दो, बैलेंसिंग फिगर पूरा पीएल में जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे आपको ये नहीं निकाला कि आपका प्रोपोर्शनेट शेयर इन एसोसिएट क्या है, नहीं, क्योंकि लॉस आपका पूरा है, क्योंकि एसेट आपका वैसे भी इम्पेयर हो गया था। आप एसोसिएट के अलावा किसी और को बेचते तो भी यही होता। अगर एसोसिएट आपको बेच रही है, तो सीधी बात है एसोसिएट को लॉस हो रहा है। अब एसोसिएट को जो लॉस हो रहा है उसमें आपका प्रोपोर्शनेट शेयर फिक्स है, बराबर है, तो एसेट को डेबिट करेंगे, हमने जितना पैसा दिया उतने पे, बैंक को क्रेडिट करेंगे, हमने जितना पैसा दिया उतने पे, ठीक है। तो पहली वाली एंट्री और तीसरी वाली एंट्री एक है, ये वाली एंट्री, अरे यार, ये वाली एंट्री और ये वाली एंट्री एक है। इसके अलावा एसोसिएट को लॉस हो गया, वो लॉस में आपका शेयर कितना है, क्योंकि ऑब्वियस बात है एसोसिएट को लॉस हुआ है, तो एसोसिएट के लॉस में से आप जब अकाउंटिंग करेंगे तो आपसे वो अपने शेयर के लॉस की करेंगे,
तो आप कितने पे अकाउंट करेंगे, पीएल डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, कितना, कैरिंग अमाउंट माइनस एक्चुअल प्राइस, कैरिंग अमाउंट माइनस एक्चुअल प्राइस, यानी आपने कितने में बेचा मल्टीप्लाइड बाय आपका परसेंटेज शेयर कितना उस लॉस में, आपका परसेंटेज शेयर कितना है उस लॉस में, तो इसके हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट रिलेटेड अकाउंटिंग। तो दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28, हम लोग लास्ट पार्ट के ऊपर जा रहे हैं। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 111 बताता है जॉइंट अरेंजमेंट, जहाँ पे दो लोग मिलके डिसीजन ले रहे हैं, यानी कोई भी डिसीजन लेने के लिए जितने को वेंचरर्स है सबको साथ में अगर हाँ बोलते हैं तो डिसीजन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे अरेंजमेंट्स को बोलते हैं जॉइंट अरेंजमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट्स में अगर आपको पता है आपका इंडिविजुअल एसेट्स और लायबिलिटीज पे कितना अधिकार है तो हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं जॉइंट ऑपरेशंस। और अगर आपको ओवरऑल एंटिटी में नेट एसेट्स में आपका कितना अधिकार है ये आपको पता है तो फिर हम उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर पे इक्विटी मेथड अकाउंटिंग लगती है, यानी जो हमने इंडिया 28 में पढ़ा। जॉइंट ऑपरेशंस के ऊपर प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड अकाउंटिंग लगती है। व्हाट डू आई मीन बाय प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड? एक मेरे बुक्स में इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट जॉइंट ऑपरेशन दिख रहा है, उसको एलिमिनेट कर दो, उसके एसेट्स जो भी थे उसमें हमारा प्रोपोर्शनेट शेयर कितना है, लेट्स से 50% जेओ में हमारे राइट है, तो उसके एसेट्स 50% हम हमारे बुक्स में अकाउंट करेंगे, उसकी लायबिलिटी 50% हमारे बुक्स में अकाउंट करेंगे। हो सकता है कोई एसेट पे मेरा पूरा अधिकार हो तो वो एसेट मैं पूरे तरीके से मेरे बुक में अकाउंट करूंगा, तो जितना भी मेरा प्रोपोर्शनेट राइट है मैं उतना पूरा अकाउंट कर दूंगा, ठीक है। तो एसेट लायबिलिटीज को रिकॉग्नाइज कर देंगे। गुडविल बार्गेन परचेस ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन, जब हमने जेओ को अक्वायर किया था तब का गुडविल बार्गेन परचेस जो भी आया था वो अकाउंट कर लेंगे। वो कैसे आएगा, हमने कितना पैसा दिया था माइनस उस दिन जेओ के एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या थी, वो फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की फेयर वैल्यू क्या थी, मल्टीप्लाइड बाय आपका अधिकार, लेट्स से 50%, तो जो डिफरेंस है दोनों का उसको हम लोग बोलेंगे गुडविल या बार्गेन परचेस, इसकी भी अकाउंटिंग कर लेंगे। अब अगर हमने एसेट्स बेचे हैं जेओ को, ध्यान दीजिएगा 4th और 5th पॉइंट आर स्पेशल। अगर हमने एसेट्स बेचे हैं जेओ को तो सीधी बात है, अगर जॉइंट ऑपरेशन को मैं कोई एसेट बेच रहा हूँ, लेट्स से मेरे बुक्स में 1 लाख का एसेट दिख रहा है और जेओ में मेरा अधिकार 60% है, तो मेरे बुक्स में जो एसेट दिख रहा है मैं जेओ को बेच रहा हूँ, तो जेओ को बेच रहा हूँ मतलब जेओ 60% तो मेरा ही है ना। जेओ को कुछ भी बेचूंगा उसका 60% तो वापस मेरी बुक्स में अकाउंट होगा, मतलब मैं सिर्फ 40% अधिकार बेच रहा हूँ। लॉजिकली तो यही है, लॉजिकली तो यही मतलब है कि मैं 40% अधिकार बेच रहा हूँ तो मैं सिर्फ 40% की अकाउंटिंग करूंगा, भले मुझे पैसे पूरे के पूरे 100% के मिले होंगे। कंसो में क्या हो रहा है, कंसो में पहले उसको पैसे दे रहे हैं फिर वो 60% हमारी बुक्स में अकाउंट हो रहा है। तो बैंक डेबिट टू एसेट कितने पे, अमाउंट रिसीव मल्टीप्लाइड बाय सामने वाले का राइट, 1 माइनस मेरा राइट, मेरा राइट मैंने आपको कितना बोला था 60%, तो 1 माइनस 60% यानी 40%, 1 माइनस 60% यानी 40%। तो सामने वाले को वेंचरर्स के अधिकार कितने हैं, मैं उतने पे ही अकाउंटिंग करता हूँ बैंक डेबिट टू एसेट। एसेट अगर मैं जेओ से परचेस कर रहा हूँ, एसेट अपना 60% राइट है, जेओ के पास 1 लाख रुपए का एसेट पड़ा है तो उसमें से 60% तो मेरा ही है ना, मतलब मैं बचा हुआ 40% खरीद रहा हूँ, तो मैं कैसे अकाउंटिंग करूंगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट जो भी मैंने उनको पे किया है अल्टीमेटली उसका 60% तो वापस मेरी बुक्स में अकाउंट हो रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस प्रोपोर्शनल शेयर इन जेओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। आई होप ये रिवीजन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा। काफी सारे स्टैंडर्ड्स काफी शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर में हमने पूरे तरीके से कवर किया है। आने वाले दिनों में और भी ऐसे वीडियोस हम लेके आते रहेंगे, तो वीडियो को अगर पसंद आया होगा लाइक जरूर कीजिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशंस आते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।